चलिए आपको बता दें, सीधे आपको ले चलते हैं बीजेपी मुख्यालय, जहां पर हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा मौजूद हैं, जो बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पर जश्न जो है वो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, राजनाथ सिंह वहां पहुंच चुके हैं, अमित शाह वहां पहुंच चुके हैं। बस इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त वहां पहुंच सकते हैं। और निश्चित तौर पर यहां पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो कार्यकर्ताओं में उत्साह तो भरेंगे ही, और अपने उन तमाम विरोधियों को भी जवाब देंगे जो कहीं ना कहीं 4 जून के बाद जो 400 पार का नारा था, उसके बाद पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी, उसके बाद जो तमाम विपक्ष था वो एकजुट होकर उसमें तमाम तरह के आरोप लगे, अगर हम कहें तंज कसे, व्यंग भी हुए, और उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस को लेकर फटीग, ब्रांड फटीग, न जाने कितनी तरह की बातें कही जाने लगी। और उसके बाद अब ये जीत जो एक बड़ी जीत है, ऐतिहासिक जीत है, और तमाम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस को बरकरार करते हुए जीत दर्ज हुई है, तो ये अपने आप में बड़ा संदेश है, कार्यकर्ताओं के लिए ऊर्जा फूंकने वाला है, और यहाँ पर विपक्षियों के लिए भी एक बड़ा संदेश लेकर आया है। और आने वाले महाराष्ट्र के चुनाव हो, या फिर वहां पर सीट बार्गेनिंग हो, उत्तर प्रदेश के चुनाव हो, या फिर आने वाले स्टेट इलेक्शन हो, कहीं ना कहीं एक मोमेंट बीच में लग रहा था कि बीजेपी का थोड़ा डिरेल हुआ है, वो फिर से बैक ट्रैक आया है और नई ऊर्जा और उत्साह के साथ आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं बीजेपी मुख्यालय अपने कार्यकर्ताओं के बीच में। आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंच चुके हैं, राजनाथ सिंह जी वहां पहुंचे हुए हैं, और जेपी नड्डा वहां पर हैं नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। और देखिए, बड़ी जीत है, बड़ा मौका है, और यहां से नरेंद्र मोदी जो संदेश देंगे वो इस वक्त देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी कहां पर खड़ी है उसको लेकर के आपको भी एक अंदाजा मिलेगा, क्योंकि हरियाणा की जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए वाकई दिल खुश करने वाली जीत है। और जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, बहुत कुछ सुना है उन्होंने पिछले कुछ महीनों में, और अब ये आज का दिन शायद उनको मिला है वो वापस सुनाने के लिए। राहुल गांधी ने बड़े बड़े डायलॉग इस्तेमाल किए नरेंद्र मोदी के लिए। 56 इंच का सीना नहीं है, अब कॉन्फिडेंस अब खत्म हो चुका है, आंख मिलाकर बात नरेंद्र मोदी नहीं करते हैं, कंधे झुक गए हैं। तमाम बातों का जवाब आज इस जनादेश ने दिया है हरियाणा में, खास तौर पर जहां कोई मानने के लिए तैयार नहीं था कि बीजेपी वापस आ सकती है। और राज्य में चुनावी इतिहास भी यही था कि किसी भी पार्टी को, किसी नेता को तीसरी बार जनता ने स्वीकार नहीं किया, बुरी तरह से हराया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये करिश्मा करके दिखाया है, तीसरी बार सरकार भी बनाई है और इसके अलावा अपनी सीटें भी बढ़ाई हैं। और हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी मौजूद हैं, जो हम समझने की कोशिश करेंगे देवेंद्र से कि देवेंद्र, खुद की पार्टी को भी, अगर बीजेपी को भी क्या भरोसा था कि वो इस तरह का कुछ कर सकती है, क्योंकि विपक्ष तो ये आरोप लगा रहा था कि जी नारों से मोदी जी गायब हैं, रैलियों से गायब हैं, तो अब तो हार ही गए हैं बिल्कुल। और बीजेपी के किसी नेता ने हमसे ये नहीं कहा था कि हम लोग जीत रहे हैं, और हाँ, हारने को लेकर बहुत सारे लोगों ने ये बताया था। उसमें जो नंबर्स की बात थी, जैसा कि सुबह में भी हम लोग बातचीत कर रहे थे कि 22, 24, 26 ये अधिकतम आंकड़ा बताया जा रहा था। और इस तरह के माहौल में समझा भी जा सकता है कि 10 साल बाद अगर हरियाणा में आप चुनाव लड़ने जा रहे हो, 4 महीने पहले मुख्यमंत्री बदले हो, लोकसभा चुनाव में 5 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा हो, तो इन सारे बैकग्राउंड की वो बात बहुत लॉजिकल सी भी लग रही थी। लेकिन अगर ऐसी धमाकेदार जीत हुई तो समझा जा सकता है कि फिर ये कितने जीत का कोड क्रैक कैसे हुआ है, मतलब ये भी हम समझेंगे और दर्शकों को भी समझाएंगे। आखिर ये जो जीत है, जो तमाम लॉजिक्स थे लोगों के, भाई जाट वोट चला गया, पहलवान नाराज, अग्निवीर, जवान, ये तमाम मुद्दों, एंटी इनकम्बेंसी, ये तमाम फैक्टर्स गिनाए जा रहे थे, लेकिन लगता नहीं है ये जो टैली है हमारे सामने कि कुछ भी चला है। देवेंद्र का इस्तेमाल आज हमको इसलिए करना है, फिराज, हम तो वो दिखाते हैं जो नेता बोलते हैं रैलियों में, जो वो बोलते हैं, जो डायलॉग बाजी होती है बेसिकली, वो बातें, मोटी मोटी बातें जो है वो सामने दिखाई देती हैं। पीछे से चुनाव कैसे लड़ा जाता है, पार्टी ने क्या किया होगा। लोग कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में, जैसे उत्तर प्रदेश में फॉर एग्जांपल, लोगों ने कहा कि भाई इसलिए हारी बीजेपी, कार्यकर्ता निराश था, हतोत्साहित था, तो क्या वो विद अ बैंग वापस लौटा हरियाणा के चुनाव में? बिल्कुल सर, अब उसके पीछे की पूरी कहानी को अगर देखें, जैसे पार्टी को पहली बार इस बात पर रियलाइजेशन हुआ कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को चेंज करना जरूरी है चुनाव में जाने से पहले, पार्टी ने पहला कदम वो उठाया। दूसरी चीज कि हरियाणा बीजेपी यूनिट एकदम से एक यूनिट के तौर पे दिखे, आपस में कोई लड़ाई ना हो, और जो परिवारवाद वाली समस्या है तो उसको जो एडजस्ट किया जा सकता है, जैसे राजनीति सिंह की बेटी को टिकट देना, ये काफी पहले होमवर्क करके उनको कम्युनिकेट कर दिया गया। तीसरी चीज की कार्यकर्ता निराश थे, तो उन कार्यकर्ताओं के साथ छोटी छोटी मंडली की बैठक अमित शाह के कहने पे चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने की, और उन कार्यकर्ताओं को यह बताया गया कि अभी अगर आपको किसी बात को लेके
10 साल के शासन को लेके अंदर कोई निराशा भी है कि चीजें उस तरह से नहीं हुई जैसा आप चाहते थे? क्या उसके पहले की स्थिति आप चाह रहे हैं? अगर आप ऐसे ही निराश रहे तो उससे पहले की स्थिति आ जाएगी। अपना घर अगर ठीक करना है तो जितना बहुत जरूरी है उसके बाद अपना घर ठीक किया जा सकता है, अगर कोई समस्या है तो भी। ये बात कार्यकर्ताओं को समझ में आई। चौथी चीज की बीजेपी ने जैसे जैसे हुड्डा आक्रामक हुए और ये एकदम से धारणा बनने लगी कि हुड्डा ही सीएम बन रहे हैं, बीजेपी ने ग्राउंड पे अपनी छोटी छोटी टोलियों के द्वारा ये बहुत स्प्रेड किया नॉन जाट वोटर्स के बीच कि देखो फिर से हुड्डा का शासन आ रहा है, और उस चीज ने बहुत वर्क किया नॉन जाट के बीच। चौथी चीज की जीटी करनाल रोड पे उस सारे कॉन्स्टिट्यूंसी में वहां के लोगों को ये समझाया गया कि अगर हुड्डा जीत जाते हैं तो सोचो फिर प्रोटेस्ट कैसे होगा, और आप लोगों का जनजीवन ये वजह कि दिल्ली टू अंबाला काफी अच्छा गेम है और कैसे प्रभावित होगा फिर वो सोचिए। और वो हुड्डा खुलकर कह रहे थे वो कि मैं बॉर्डर खोलूंगा, सबसे पहले बॉर्डर खोलूंगा। उसके बाद हुड्डा ने जो एक मास्टर कार्ड ये खेला कि क्रीमी लेयर के लिए जो आय की सीमा है उसको 10 लाख कर देंगे, उन्होंने अनाउंसमेंट किया। बीजेपी ने उसके कार्ड के तौर पे, हालांकि इनके पास कोई वैसा दलित फेस नहीं था नेता के तौर पे, लेकिन अपनी छोटी छोटी टोलियों के द्वारा ये मैसेज स्प्रेड कराया कि देखो हम तो चाहते हैं कि दलितों के जो जितने वर्ग हैं जो वंचित हैं, दलितों में जाटों ही ज्यादा डोमिनेंट हैं, उन्हीं को रिजर्वेशन का फायदा मिला है तो बाकियों को मिले। हुड्डा ऐसा नहीं चाहते। तो कुमारी शैलजा के जैसी बयान आए उनको तुरंत पकड़ा और ऐसा लग रहा था उनके हमदर्द कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी में बैठे इन हैं। सारी चीजों ने अब इन नतीजों के बाद समझ में आ रहा है कि वो पे किया। बीजेपी ये काम कर रही थी लेकिन समझा जा सकता है कि उनको भी ये भरोसा नहीं था कि हाँ क्या ये इतना वर्क करेगा। तो अमित शाह के बहुत एक्सटेंसिव वर्क और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, इन दो चीजों ने एक कमाल दिखा दिया। अदरवाइज 9.5 साल जो मुख्यमंत्री रहे खट्टर जी, उनको तो पर्दे के पीछे ही ज्यादातर रखा गया। नहीं, ये भी क्या 2 बार की तरह गैर जाट पॉलिटिक्स की जीत है, गैर जाट वोट से जीत आई है। वो मैसेज जरूर हो गया। बीजेपी ने गैर जाट अपनी तरफ से करने की कोशिश नहीं की। आपने देखा कि उसको कोई नैरेटिव भी चलाने की कोशिश नहीं की दिखाने के तौर पे, लेकिन क्योंकि हुड्डा इतने डोमिनेंट तौर पे पेश हो रहे थे, ऑटोमेटिक बीजेपी ने बाकियों को यह समझाने की कोशिश शुरू किया कि जिस प्रकार का शासन हम जो 10 साल में दे रहे हैं ये ठीक है या उसके पहले वाला ठीक था। आमतौर पर हरियाणा में जाट जब आते हैं तो समझा जा सकते हैं उनका दबदबा इतना ज्यादा है कि उनका एक खौफ रहता है और बहुत दबंग जाति के तौर पे जानी जाती है। बाकियों में वो भय एक डर वो बना ही रहता है। इस चीज ने बहुत पे कर दिया। संख्या भले ही 25% है लेकिन दिखाते ऐसे हैं कि 75% का रुतबा है और जो वही होगा जो हम चाहेंगे। ये बाकियों के अंदर ये भाव आया, उसका नतीजा ओबीसी आया, बीजेपी के क्लोज, दलित भी आया। बिल्कुल, ओबीसी और दलित दोनों इस बात को समझ गए कि हाँ ये वाला शासन अगर इसमें नाराजगी भी है, कोई समस्या भी है तो ये ज्यादा बेहतर है बनिस्बत उसके जो कि आता नजर आ रहा है। और वहां पे आकर फिर ये और क्या राहुल गांधी से जो सब्जेक्ट चुने उन्होंने टारगेट करने के लिए, वो पुराना एक तरह से टेप रिकॉर्डर दोबारा से वो लेकर आए जो लोकसभा में था, वो शायद जनता को कनेक्ट नहीं कर पाए। एकदम इसमें कोई दौरा नहीं है। राहुल मोदी के प्रधानमंत्री पहुंच गए। देवेंद्र पिराज आप देख रहे हैं इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी एंटर कर रही है और आज तो बहुत कुछ होगा नरेंद्र मोदी के पास कहने के लिए, सुनाने के लिए भी। निश्चित तौर पर सौरभ, और मैं आपको बताऊं कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जैसा कि आप पहले बता रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी पर जैसे जैसे अटैक किए गए हैं, वो बैठकों में भी ऐसे माहौल में बोलने आ रहे हैं तो समझा जा सकता है कि क्या बोलेंगे, भावनाएं निकलेंगी। बिल्कुल, आप देखिए ना, वो जब 100 दिन हुए थे सरकार के लोग केंद्र सरकार के, उस वक्त उन्होंने कहा था, मैंने मेरे लिए क्या क्या नहीं कहा गया लेकिन मैंने सब सहा। बिल्कुल, और ये उनकी का शैली भी रही है हमेशा से ही। इस बार जो हमें पता चला था कि राज्यों के जब फीडबैक ले रहे थे, सिर्फ उन्होंने सुना है, अपनी तरफ से कुछ बोला। वहां क्या मामले सुन लेते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कुछ क्षणों में आदरणीय अध्यक्ष के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ जाएंगे। हम सब नारा दे रहे हैं, अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। हम नारा दे रहे हैं, हरियाणा की जीत हमारी है। इसके साथ साथ नारा देना है, हरियाणा की जीत हमारी है, महाराष्ट्र झारखंड की भी बारी है, महाराष्ट्र झारखंड की बारी है। हरियाणा की जीत
जीत हमारी है। एक बार महाराष्ट्र की बारी, एक बार झारखंड की बारी, एक बार दिल्ली की बारी, ऐसा करेंगे, ठीक है। शुरुआत दिल्ली से। हरियाणा की जीत हमारी है। अब झारखंड। हरियाणा की जीत हमारी है। अब हरियाणा की जीत हमारी है। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की, भारत माता की। मोदी जी का स्वागत किन नारों से हुआ? सुना आपने, हरियाणा की जीत हमारी है, अब महाराष्ट्र की बारी है, अब झारखंड की बारी है, और यहीं से शिवाजी महाराज के जयकारे भी लग गए। दिल्ली की भी बारी है, मतलब यानी कि लिस्ट लंबी होती चली जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी का एजेंडा अब एकदम से क्लियर है और लोकसभा चुनाव के बाद जो उत्साह की कमी की बात की जाती कार्यकर्ताओं की भीतर उसे रिगेन की बात की यही है मेन बात, ये लोकसभा चुनाव के बाद का पहला चुनाव और चुनाव जिसके बारे में कोई नहीं मान रहा था कि आप जीत सकते हैं। हरियाणा का इतिहास ऐसा ना हो, उस कंडीशन में डायरेक्ट फाइट में अगर आप जीत रहे हो, उससे जीत रहे हो, जो कि आपको लगातार ये दिखा रहा हो कि हमने आपको हरा दिया, 99 सीट आगे आपको हरा दिया है। हाँ, ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूं। इमेज पोजिशनिंग जिस तरह से हुई थी कि आपके अपने फैसलों से आप यू टर्न ले रहे हैं, आपको अब करने वाली बात नहीं रहेगी आपसे, है ना। अब हम जो कहते हैं वो आप करने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन मेरे के साथ तो कहीं लगने लगा था कि बीजेपी बैकफुट पर आ गई है, थोड़ा संभल कर खेल रही है, लेकिन ये नहीं पता था कि आप खेल दूसरा हो रहा है। आप सोचिए, ये चुनाव अगर हारती भारतीय जनता पार्टी तो क्या क्या बातें कही जाती। अग्निवीर से बहुत नाराजगी है, सरकार को दोबारा अग्निवीर पर मजबूर करना पड़ेगा। किसान जो है बहुत नाराज है आपसे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर एक खासियत हमेशा से रही है कि उनका अपना जो फैन फॉलोइंग बेस है वो उनके इतना डाई हार्ड फैन होता है आमतौर पे कि उनके किसी कमी भी नजर आ जाए ना, तो कोई शक नहीं करता। लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से सीटें कम हुई और इस नैरेटिव को चलाया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमजोर हो गए और राहुल गांधी से अटैक करते रहे, शायद उनके वर्कर्स, उनके समर्थकों को ये बात दम से चुभी होगी और उन्होंने ये दिखा दिया कि देखो हम कैसे। हालांकि यही एक स्ट्रैटेजी भी थी कि जिस तरह से बीजेपी ने बहुत हम्बल होकर चुनाव लड़ा। यहाँ पर बीजेपी पुराने स्टाइल में उस तरह से अग्रेशन या उस तरह से चुनाव नहीं लड़ रही थी, उल्टा कांग्रेस, राहुल गांधी इतने पर्सनलाइज अटैक कर रहे थे और जिस तरह का एरोगेंस कहा जा रहा था कि आ रहा था, वो भी कहीं ना कहीं वोटर के दिल में खटका। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब भी अटैक करते हैं फिलहाल हमने लगातार देखा है कि वो किसी सीमा तक जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की हमेशा से ये कोशिश रही है कि जब कुछ वैसा पर्सनल अटैक वो कर दें तो उसके सहारे एक सहानुभूति कार्ड खेला जाए और अपने लोगों को दी जाए कि देखो ये क्या कर रहे हैं। उस काम को बखूबी बीजेपी पहले भी करते रही है। हाल के दिनों में जिस प्रकार से अटैक कर रहे थे, क्योंकि चुनाव नतीजे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मनोनुकूल भी नहीं रहे, तो बड़ी समस्या बीजेपी